गुड इवनिंग सब्सक्राइबर। जैसा कि ऑनलाइन क्लास का ये एक थर्ड एपिसोड है। आप लोगों को अगर पता होगा तो पिछले एपिसोड में मैंने बॉर्डर एरिया और कोस्टल एरिया पे कवर किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2023 में कुछ बदलाव आए हैं। ये बदलाव आपको और कहीं किसी भी चैनल के ऊपर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो डीजीएनसीसी के मुताबिक जो बदलाव किए गए हैं, वे आपके लिए लाऊं। और पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पिछले सारे वीडियोस को उन्होंने देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। तो आप इसी तरह से अपने जोश को बनाए रखें और इस चैनल के ऊपर आपको डीजीएनसीसी की जो लेटेस्ट पॉलिसी होती है, लेटेस्ट गाइडलाइंस जो होता है, वो आप लोगों के लिए लाया जाता है। और आपको जो भी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह एक प्रमाणिक और जो कहते हैं, जिसको कि आप अथॉरिटी के तौर पे कोट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब अगली परीक्षा में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह की परीक्षा होगी, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कैडेट से क्या क्या उम्मीदें हैं। जब आपको पूरा सिचुएशन क्लियर होगा, आपको जानकारी पूरी होगी, तो निसंदेह आपका जो एग्ज़ाम होगा एनसीसी का वो अच्छा जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा था अभी भी यूट्यूब के ऊपर या वीडियो में, कहीं पर भी ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 2023 में क्या बदलाव आया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सर एनसीसी की पढ़ाई करने के लिए कौन सी किताब चाहिए। तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो भी बुक्स या मटेरियल आपको अवेलेबल है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो या ऑनलाइन मीडिया में हो, वे सारे के सारे लेटेस्ट रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आप गलत पढ़ाई पढ़ लेते हैं, आप सही नहीं पढ़ पाते हैं और परीक्षा में आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि इस साल रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023-24 के अंदर, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, इन तीनों परीक्षाओं में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव की जो कड़ी है, श्रृंखला है, वो मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड में मैंने कवर किया था, जिसको मैंने BCA 1, BCA 2 और आज का क्लास जो BCA 3 है वो दिया हुआ है। BCA का मतलब है, चूंकि ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, तो उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है BCA। तो BCA बॉर्डर कोस्टल एरिया का एक सिलेबस में ऐड हुआ है। और उसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि 2023 में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पहले से क्या क्या चेंजेज आए हैं, किस में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ नंबर ज़्यादा आएगा, कहाँ नंबर कम आएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले क्लास में कवर किया था। हाँ, पहले क्लास में जब मैंने कवर किया था तो उसमें मैंने आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बताया था। उसके ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर स्पेशल सब्जेक्ट का भी बता दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज आपको हम कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव आया है इसको बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सबसे बड़ा अहम बदलाव आया है, जो आप सभी कैडेट्स को, पीआई को और एएनओ को पता होना चाहिए, कि आगामी परीक्षा में 2024 में जो ए, बी और सी सर्टिफिकेट का परीक्षा होगा, उसमें किसी भी परीक्षा में ड्रिल के ऊपर कोई थ्योरी पेपर नहीं पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नए नियमावली के तहत SNCCO 2023 1 सितंबर 2023 से जो लागू हो गया है, उसके मुताबिक ड्रिल के ऊपर कोई भी सैद्धांतिक प्रश्न, थ्योरी प्रश्न रिटन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ड्रिल आपका सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर रह गया। तो अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे चैनल के ऊपर आपको ड्रिल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ड्रिल की थ्योरी क्लास पढ़ाई जा रही है, ड्रिल के रिटन एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं
कि आने वाले सत्र में जो भी परीक्षा होगी उसमें ड्रिल के ऊपर कोई भी रिटेन टेस्ट नहीं है। ड्रिल 100% प्रैक्टिकल हो गया है। उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, वेपन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा मिसलेनियस है, उसके अलावा स्पेशल सब्जेक्ट हैं, उनमें थोड़े बहुत माइनर बदलाव किए गए हैं, जिनमें से सबसे अहम है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे उसको थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया गया है, और एक नया सब्जेक्ट बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो आपको ए, बी और सी में आएगा। चूंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसी वजह से, और इसके वीडियो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी आपको सिलेबस के मुताबिक मैं एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आप लोगों का भी वो पढ़ाई भी हो जाएगा और 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सारे वीडियो को देखने से फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ साथ कुछ सब्सक्राइबर का प्रश्न था, खास करके जो जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग के जो बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, उनका था कि सर हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, हमें पता नहीं चलता कौन सा वीडियो क्या है। तो आप लोगों के मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है और एक टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है ऑल इंडिया ग्रुप, उसका भी लिंक मिलेगा। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल है जो एनसीसी के ऊपर है, जिस पे आपको एनसीसी से संबंधित जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलता रहेगा। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइबर, उनसे अनुरोध है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक, आप दोनों को क्लिक करके ज्वाइन करें। इसके साथ साथ जो मैंने देखा कि वीडियो आप लोग बहुत देखते हैं हमारे, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो उसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन जो है, अग्रिम सूचना जो है, वो आपको ईमेल पे आ जाता है, आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाता है, आपके यूट्यूब में आ जाता है। तो उस तरह से आप ये ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास करने से फ़ायदा ये है कि आप अपने जो भी डाउट हैं, जो भी आपके मन में शंका है, प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कृपया करके आप सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अब हम सीधा चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो है 2023 में सिलेबस में चेंजेज आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो पार्ट 3 है उसको मैं कवर करूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बने रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर एक अपेंडिक्स बी जो है ये मैं अपने फ्लैश किया हूं। उम्मीद है कि आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने खुद रिजोल्यूशन को हाई रखा हुआ है। और अगर आपको कोई दिक्कत अगर आ रही होगी तो आप बता सकते हैं चैट में, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो नई नियमावली आई है, जो लेटेस्ट रूल्स आए हुए हैं, रेगुलेशंस आया हुआ है, जिसको SNCCO 2023 कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है आपको कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जो है JDJW के अंदर क्या क्या क्लासेस होने वाले हैं, कितने पीरियड हैं, कितने एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, कितने प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, तो ये सारे डिटेल मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया, पेपर 1 ड्रिल, आप देख रहे हैं कि ड्रिल के अंदर कोई रिटेन मार्क्स नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल 80 नंबर का है। वेपन ट्रेनिंग के अंदर 35 रिटेन
30 प्रैक्टिकल, टोटल 65। अब हम आते हैं मिसलेनियस की तरफ। तो मिसलेनियस अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस के अंतर्गत जो है एनसीसी के ऊपर आपके थ्योरी 10 नंबर का, प्रैक्टिकल 0। एनआई नेशनल, टाइपिंग मिस्टेक है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के ऊपर आपके 20 नंबर के थ्योरी हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो घट गए हैं, 35 नंबर के सिर्फ थ्योरी आएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। मिसलेनियस में एक चीज आप ध्यान दें, किसी भी मिसलेनियस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, ये सारा का सारा थ्योरी है। उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं, लीडरशिप 20 नंबर का, एसएससीडी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 40 नंबर, हेल्थ एंड हाइजीन 25, डिजास्टर मैनेजमेंट 15, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग 5, एडवेंचर 20, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, ये एक जो नया एडिशन हुआ है, इससे आपको जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग मतलब ए सर्टिफिकेट में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज दिया, कमेंट में कमेंट लिखा कि सर आपने स्पेशल सब्जेक्ट का बताया नहीं, तो चलिए आपके लिए मैं स्पेशल सब्जेक्ट का जो क्लास है के अंदर ये बता दे रहा हूँ। स्पेशल सब्जेक्ट ये अभी आर्मी का है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज के बारे में इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। 25 नंबर का थ्योरी है। मैप रीडिंग के अंदर 20 का थ्योरी, रिटन एग्जाम 20 का प्रैक्टिकल, टोटल 40 मार्क्स। एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसके अंदर आप देखेंगे तो 25 की थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल, टोटल 45। मिलिट्री हिस्ट्री 30 का थ्योरी, कम्युनिकेशन 10 का थ्योरी। उसी तरह से चूंकि कुछ एक सब्सक्राइबर थे कि सर नेवी और एयरफोर्स का भी आप बताया करें, तो इस बार मैंने आपको नेवी और एयरफोर्स दोनों का लेके आया हूं। तो जो भी नेवी के सब्जेक्ट्स हैं स्पेशल सब्जेक्ट, वो आप यहां से देख सकते हैं। नेवल ओरिएंटेशन 50 थ्योरी, सीमैनशिप थ्योरी आपका 30, प्रैक्टिकल 15, टोटल 45। नेवल कम्युनिकेशन 15 थ्योरी, 20 प्रैक्टिकल। नेविगेशन 15 थ्योरी, शिप मॉडलिंग प्रैक्टिकल 5। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एयर फोर्स वाला जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे उनका है ये जनरल नॉलेज, एयर कैंपेन, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, एयर फील्ड लेआउट, एरो मॉडलिंग, फ्लाइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन और प्रैक्टिकल जो है नंबर किस किस का कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाद में आप इसको पॉज करके इसको अपने नोटबुक में आप उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं सीनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न के अंदर भी आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो ड्रिल बी सर्टिफिकेट में भी थ्योरी रिटन एग्जाम नहीं है, सी सर्टिफिकेट में भी एग्ज़ाम ये जो है थ्योरी का नहीं है। चलिए मैं हाईलाइट करके कोशिश करता हूं दिखाने के लिए। एक मिनट, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे और दूसरा ये देख सकते हैं। तो ये दो आप देख सकते हैं कि जो ड्रिल है, ड्रिल के अंदर बी और सी सर्टिफिकेट के अंदर भी जो है आपका क्या कहते हैं थ्योरी एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं है। वेपन ट्रेनिंग के अंदर जो है वो मैंने दिखा दिया है। तो इस तरह से ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मिसलिनियस के जो पेपर हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इसको मैंने डिटेल में BCA 1 में कवर किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। आर्मी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डिटेल। इसमें आर्म्ड फोर्सेस में थ्योरी है सिर्फ 20 नंबर का बी में, 10 नंबर का सी में। मैप रीडिंग 24 थ्योरी, 16 प्रैक्टिकल, टोटल 40 बी सर्टिफिकेट में। सी सर्टिफिकेट में 30 नंबर की थ्योरी रिटन एग्जाम और 16 नंबर का प्रैक्टिकल। बाकी FCBC जो है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर किस विषय में क्या क्या पूछा जाएगा। उसी तरह से ये जो है आपका
नेवल सब्जेक्ट जो है नेवी है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं नेवल ओरिएंटेशन, नेवल कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सीमैनशिप, फायर फाइटिंग, फ्लड एंड डैमेज कंट्रोल, शिप एंड बोट मॉडलिंग, स्विमिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेवी का दिया हुआ डिटेल्स। अब आ जाते हैं हम लोग एयरफोर्स की तरफ। जिन्होंने एयरफोर्स लिया हुआ है, एयरफोर्स के अंदर बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में किस किस सब्जेक्ट में कितने वेटेज हैं, कितने नंबर के थ्योरी आएंगे, कितने नंबर के प्रैक्टिकल आएंगे, वो डिटेल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए एयरफोर्स के। उसके बाद कुछ हमारे जो एनसीसी के इंस्टीट्यूट हैं वो R&V डिपार्टमेंट के भी हैं, तो उनका भी दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स कि उनके भी एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो वो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट थे, जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, सीनियर डिवीज़न, सीनियर विंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, RVC, तो इन सबको मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया है। और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से 2023 में बदलाव किए गए हैं। तो एज ए NCC कैडेट आपको पता होना चाहिए कि कौन से विषय में बढ़ा है, कौन सा विषय में घटा है, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी करें। तो अब हम पुनः चलते हैं बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का जो सब्जेक्ट है उसके तीसरे भाग की तरफ। पहले भाग में बताया था मैंने आपको उसके बारे में। दूसरे में बताया था कि किस तरह के बॉर्डर होते हैं, ज़मीन के ऊपर किस तरह के बॉर्डर होते हैं, पानी के ऊपर किस तरह के बॉर्डर होते हैं, हवा के ऊपर किस तरह के बॉर्डर होते हैं। अनिकेत कुमार वैशाली, जय हिंद। तो आप बने रहें और अभी मैं आपको उसी का बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का जो है अगला जो है लास्ट क्लास वो मैं ले रहा हूँ, तो वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया है, ए सर्टिफिकेट में 15 नंबर, बी सर्टिफिकेट में 8 नंबर और सी सर्टिफिकेट में 10 नंबर है। ये जो अभी आप ऊपर देख रहे हैं ये उसका सिलेबस है कि आपको 3 पार्ट में क्या क्या पढ़ने हैं वो यहाँ पे दिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट और जो था वो हमने कवर कर लिया था। अभी हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कवर किया था कि जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बॉर्डर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो बॉर्डर आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर और दूसरा बेस्ड ऑन डिमार्केशन। ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, एयर बॉर्डर। बाकी डिमार्केशन के ऊपर 2 तरह के होते हैं, डिमार्केटेड बॉर्डर, अनडिमार्केटेड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर के बारे में ये डिटेल दिया हुआ है कि हमारा जो भारत का लैंड बॉर्डर है किन किन देशों के साथ कितने कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है। आपके लिए मैंने ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना दिया था। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें से उस नोट्स को उतार के आप बना सकते हैं। इसको डिटेल में मैंने BCA 1 एंड BCA 2 में कवर किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। अभी ये जो मैरीटाइम बॉर्डर है ये पानी के ऊपर जो सीमा है उसके बारे में बताया गया है, जो आपको 12 नॉटिकल माइल तक आपका होता है टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन। उसके बाद जो है 370 किलोमीटर तक जो होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एरियल बॉर्डर के बारे में बता दिया था, ये उसका हिंदी का आपका नोट्स है। उसके बाद बेस्ड ऑन डिमार्केशन, सीमांकन के आधार पे जो होता है, डिमार्केशन के आधार पे 2 तरह के बोर्ड होते हैं। एक वहाँ जहाँ बिल्कुल क्लियर कट बॉर्डर का डिवीज़न मार्किंग किया हुआ रहता है, दूसरा वो जहाँ पे मार्किंग नहीं किया हुआ रहता है।
इसको भी मैंने पिछले एपिसोड में कवर कर रखा था। उसके बाद आपको बताया गया था कि हिस्टोरिकल बॉर्डर, जो आपके पुराने समय का जो भारत की सीमा थी उसके बारे में इतिहास बताया गया था। प्री इंडिपेंडेंस में जब ग्रेटर इंडिया था उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, आज़ादी से पहले, फिर उसके बाद आक्रमणकारी और जो अभियान दल आए थे, इन्वेडर और जो एक्सपेडिटरी फोर्सेस थे जिन्होंने भारत पे हमला किया था, तो उसने क्या क्या बदलाव किया उसके बारे में है। मुग़ल डायनेस्टी के बारे में था, मुग़ल राजवंश के बारे में, फिर ब्रिटिश रूल के बारे में बताया था। उसके बाद कोस्टल एरिया के बारे में बताया गया था। फिर जो कोस्टल एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में बताया गया था। किस तरह से हमारा जो कोस्टल एरिया से व्यापार दूर दूर देशों तक होता था उसके बारे में बताया गया था। तो इस तरह से बताया गया था कि किस तरह से भारत के जो इतिहास था उसमें कहाँ कहाँ तक सीमाएं फैली थी, कितना सुखी समृद्ध संपन्न देश हुआ करता था, तो उनके बारे में बताया गया था। अब आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद जो है टोटल 565 प्रिंसिपली स्टेट थे जिनको बाद में मर्ज किया गया था भारत के अंदर जब आज़ादी मिली थी। तो उसके बाद भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 47 में, उसके बाद भारत को लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख लड़ाइयाँ थी वो इंडो पाक वार 47-48 में हुआ था। फिर उसके बाद आपको चाइना के साथ 1962 में वार हुआ था। फिर इंडो पाक 65 में वार हुआ था। फिर दोबारा इंडो पाक वार जो है आपका 71 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद होकर एक अलग देश बना था। और सबसे जो लेटेस्ट 1999 में कारगिल लड़ाई हुई थी, जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इतिहास के बारे में बताया गया था। उसके बाद इंसर्जेंसी के बारे में बताया गया था कि इंसर्जेंसी अब आज की डेट में क्या है, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आतंकवाद एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत प्रॉब्लम हर देशों के सामने है। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी जो है एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, मतलब दुश्मन को आप कम से कम पैसे खर्च करके आप उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो इंसर्जेंसी होती है वो आपके आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर से निकाल के इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं। तो इससे आपके जो सीमा पे जो आपकी सुरक्षा है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से भारत की जो सीमाएं हैं वे रेगिस्तान, रिवराइन, हिल, मैदान, तो जिस तरह के मतलब वेराइटीज़ के जो आपके टेरेन हैं उनके बारे में बताया गया था। तो आपके पास देखिए एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड जो बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर है। तो इतनी डाइवर्सिफाइड आपकी बैटलफील्ड है। तो नेचुरली जब आपका बैटलफील्ड डाइवर्सिफाइड होगा तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, आपके इक्विपमेंट उस हिसाब से रखने पड़ेंगे, आपकी लड़ाई की जो टैक्टिस है वो भी उसी तरह की होगी। जंगल भी हमारे बहुत सारे बॉर्डर के ऊपर हैं। तो ये सारे जो चीज़ें थी कोस्टल एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत थी कि गुजरात राज्य एक ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया उनके पास है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे पैरा 20 जो है 1 कि भारत के अंदर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है। और ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा कि जो आपके पास जो है वो सबसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा है। उसके बाद 1/5 पॉपुलेशन जो है आपके कोस्ट मतलब सीमावर्ती तटवर्ती इलाके में रहते हैं। गुजरात के पास सबसे बड़ा कोस्टल एयरलाइन है और आपके 3 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो इन्हीं कोस्ट के ऊपर बसे हुए हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका अगला क्लास होगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन बॉर्डर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ बॉर्डर एरिया। जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं वो जियोग्राफिकली जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हैं। जब डेजर्ट से लेके हाई एल्टीट्यूड तक अवेलेबल हैं, जंगल, रिवराइन, माउंटेन, प्लेन। तो इस तरह का जब आपका वो होता है उसमें आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही दिक्कत आती है। और क्या क्या दिक्कत आती हैं वो इसको आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला जो होता है, जो आपके बॉर्डर होते हैं वो पोरस अनडिमार्केटेड स्ट्रेच
एंड ईजिली। मतलब आपकी इतनी लंबी चौड़ी सीमा है तो नेचुरली पूरे सीमा को, वो कहते हैं ना कि हर पॉइंट को गार्ड करना मुश्किल है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ कहीं पर गैप रह जाता है वहाँ से दुश्मन आसानी से अंदर आ जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं पोरस। पोरस बॉर्डर का मतलब कि आपका कंप्लीट बॉर्डर फेंस किया हुआ नहीं है, कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर मैनिंग नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पोरस। उसके अलावा दूसरा है अनडिमार्केटेड स्ट्रेच। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो हमारे हैं अभी भी कुछ एक बॉर्डर हैं जो डिमार्केटेड हैं, जिनको दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो जहाँ पर भी डिमार्केटेड होगा, जहाँ पर भी बॉर्डर का सीमांकन का एक समझौता नहीं होगा, वहाँ पे आए दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी देश से टीम से क्लैश होता रहता है। उसका नतीजा जो आपने गलवान देखा या आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा, तो इस तरह का जो झड़पें होती हैं बॉर्डर के ऊपर वो इसी के वजह से होती हैं। इसके साथ साथ नदी नाले पहाड़ जंगल हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन करना में उनको आसानी हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें चैलेंजेज हैं जो हमें बॉर्डर एरिया में देखना होता है। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू टेरेन कंस्ट्रेंट लैक ऑफ अप्रोचेबिलिटी इट रिमेन्स अनगार्डेड एट मैनी प्लेस। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा एरिया है, टेरेन आपका फेवरेबल नहीं है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। इसके वजह से कुछ एक पैचेज होते हैं जो आप उसको गार्ड नहीं कर सकते हैं। Border region have their own ethnic culture, religious and racial configuration distinct from the mainland, and in some areas depicting an unmistakable affinity with those of across the borders। जैसा कि आपको पता है कि भारत का बंटवारा 47 के बाद हुआ है, तो इसके वजह से क्या है कि जो बॉर्डर एरिया पे जो पॉपुलेशन है उनका एक दूसरे देश में इस तरह से सामाजिक धार्मिक जातीय सांस्कृतिक मिक्स हैं कि उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मसलन के तौर पे अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर हैं या बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसमें बहुत से ऐसे सीमा मतलब बॉर्डर का जो लाइन है वो किसी किसी गांव के बीचों बीच से निकलता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी जो भी वहाँ पे लोग बसे हुए हैं उनके शादी ब्याह रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे जगह पे होती रहती है। तो उनको सडनली कहे कि नहीं वो आपका दुश्मन हो गया, तो उनको एब्जॉर्ब करने में इस चीज़ को दिक्कत होती है या देर लगता है या वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक है मिस्टेक। जैसे आप अगर नेपाल का बॉर्डर देखेंगे तो आपके भारत और नेपाल का बॉर्डर जो है वहाँ पर फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पिलर जो बोलते हैं बॉर्डर पिलर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो नेचुरली वहाँ पर भी शादियाँ ब्याह आना जाना लगा रहता है। तो आज हमारे चूँकि नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल को रिश्ते ख़राब होते हैं तो फिर वो मुश्किलों का सामना हमें वहाँ भी करना पड़ सकता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे कोई देश बच नहीं सकता है, तो है ये। उसके बाद है रिमोटनेस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लो विजिबिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी ये बॉर्डर एरिया हैं ये मेन शहर से दूर होते हैं, तो रिमोट होने की वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रशासन है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है, और जहाँ पर भी प्रशासन नहीं पहुँच पाती है वो आपकी आंखों के नज़रों से दूर होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो एक घुसपैठ के लिए, स्मगलिंग के लिए और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए एक वो फेवरेबल प्लेस बन जाता है। इसी के साथ साथ इलीगल इमिग्रेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बॉर्डर होता है दो देशों के बीच में होता है, तो नेचुरली जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जिधर गरीबी कम है, तो वहाँ से लोग अच्छे जीवन की चाह में वहाँ से स्मगलिंग करते हैं, माइग्रेट करते हैं कि ताकि वहाँ पे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके और वो एक बेटर क्वालिटी वाली लाइफ जी सके। इसके साथ साथ स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एम्यूनिशंस नारकोटिक सब्सटेंस ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। आपने अधिकतर न्यूज में सुना होगा कि आजकल ड्रोन की मदद से वो हथियार गोला बारूद भारत में ड्रॉप कर देते हैं। उसके साथ साथ स्मगलिंग के लिए जो है ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके डिफ़िकल्ट बॉर्डर के साथ साथ ये भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक एम्यूनिटी एंड हार्श लिविंग कंडीशन।
जैसा कि मालूम होना चाहिए कि बहुत पहाड़ी इलाके में, जंगल के इलाके में या डेजर्ट में जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं होती है, वहाँ का जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन होता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को भटकाना, लालच देके बरगलाना आसान हो जाता है। उसके अलावा बॉर्डर एरिया में आपने देखा होगा कि जैसे जेएंडके वगैरह है, वहाँ बॉर्डर एरिया के अंदर आए दिनों बम्बार्डिंग और तोप के गोले आते रहते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो भी नेबरिंग कंट्री है वे एक दूसरे देश में इस तरह की भावनाओं को भड़काते रहती हैं और तोड़फोड़ करते रहती हैं, और उनके जो पॉपुलेशन है उनको देश विरोधी भावनाओं के अंदर भटकाते रहती हैं। वनरेबिलिटी ऑफ क्रॉस द बॉर्डर क्रिमिनल्स, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे भी अपराधी होते हैं जो एक देश में अपराध करते हैं और फिर वहाँ से वो दूसरे देश में चले जाते हैं, जिससे उन्हें पता है कि वहाँ पे उनको कानून उनके पास तक नहीं पहुँच सकता है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारे जो हैं बॉर्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिया हुआ है। वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है, एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, मेडिकल का इशू आता है, क्लीन और हेल्दी वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। माइग्रेशन के साथ साथ वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन जो है वो उसी का एक आउटकम है। उसके अलावा बॉर्डर एरिया जो होता है हमेशा से सेफ हेवन होता है टेररिस्ट अंडरग्राउंड ऑपरेशन करने वालों के लिए। उनको पता है कि जब एक देश में से लॉन्च हुए, दूसरे देश में गए, कोवर्ट ऑपरेशन किया और फिर वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद बॉर्डर एरिया के अंदर आपको एयरफोर्स के द्वारा एयर वायलेशन भी होता रहता है, छोटे मोटे पेट्रोल टीम आते रहती है, छोटे मोटे रेड आपके बॉर्डर एरिया पे चलता रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर जो है इन सब चीज़ों से वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इन सब पूरे सिचुएशन के अंदर बबलू बर्डे, जय हिंद। अब आपको ये देखना है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में एक एनसीसी कैडेट इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। जो सबसे इस सब्जेक्ट का मेन क्रक्स है वो इस प्रकार से है। रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स, द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इन एनसीसी विल हेल्प in mitigating the present drawbacks in border and coastal area management system, and also build a healthy relationship between border guarding forces, the local population and the administration. अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो एनसीसी की आबादी है, जो एनसीसी में कैडेट्स हैं, टोटल 15 लाख थे, 15 लाख के से ऊपर उन्होंने 2 लाख कैडेट्स बॉर्डर एरिया में अभी बढ़ाए हैं, तो हो गए अभी अब आपके टोटल 17 लैक्स, और आने वाले समय में इसको और बढ़ा के 25 लैक्स करने जा रही है। तो 17 लाख से 25 लाख मतलब 8 लाख और एनसीसी के कैडेट बॉर्डर एरिया में आएंगे। इसको इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है कि जो भी ये एनसीसी के कैडेट आएंगे बॉर्डर एरिया के अंदर, ये जो भी बॉर्डर एरिया के अंदर फोर्स होंगी, जो भी बॉर्डर की रक्षा के लिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होगा, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, तो उसमें क्या होता है कि फोर्सेस के अंदर ऑल इंडिया के लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो एनसीसी के कैडेट होते हैं वो लोकल होते हैं। और चूंकि उन लोगों ने, एनसीसी के जो कैडेट होते हैं, वो एक बेसिक मिलिट्री एजुकेशन उन्होंने हासिल किया हुआ है और वो उस चीज़ को समझते हैं, तो वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जो सीमा पे जो फोर्सेस हैं, उनके साथ तालमेल रखते हुए उनको लोकल पॉपुलेशन के साथ और लोकल प्रशासन के साथ एक लिंक का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एनसीसी कैडेट की कितनी बड़ी भूमिका है कि वे एक देश के नवनिर्माण में, देश की रक्षा में आँख कान नाक का काम कर सकते हैं, और जो देश के बॉर्डर को रक्षा करने वाले जो फोर्सेस हैं उनके और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोगों के बीच में एक लिंक और कड़ी का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक लीडरशिप का रोल इसके अंदर आता है कि आप किस तरह से सरकार की नीतियों को पालन करते हैं, गांव-गांव में पहुंचाते हैं, गांव की समस्याओं को ऊपर पहुंचाते हैं और देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनसीसी जो होता है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, BGF, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉपुलेशन, जो वहाँ की जनसंख्या है, इन तीनों के बीच एक कड़ी का काम करता है। और इसके साथ साथ जो है एनसीसी के जो कैडेट होते हैं वो एनसीसी रूल और एनसीसी एक्ट कानून के अंतर्गत होते हैं। और उस एनसीसी एक्ट के पैरा 10 के मुताबिक जो भी एनसीसी के लोग हैं वे एक्टिव मिलिट्री सर्विस में माने जाते हैं। और चूंकि आप एनसीसी के कैडेट हैं तो आप भी मिलिट्री सर्विस के पार्ट हैं, और आप वो अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी एनसीसी का रोल है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ये याद कर लेंगे। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा, और ये एनसीसी कैडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। बॉर्डर एरिया के अंतर्गत वो क्या क्या अपना रोल निभा सकते हैं। सबसे पहला है बॉर्डर एरिया अवेयरनेस कैंपेन। चूँकि आप सीमा पे हैं तो आप वहाँ पे जो है अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, सरकारी नीतियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, रैली करके, पब्लिक इंगेजमेंट करके, घर घर जाके कि भाई सरकार जो है आपके लिए क्या क्या नीतियाँ लाई हैं, क्या क्या आपके लिए कर रही है, और सरकारी नीतियों से वहाँ की जनता, पब्लिक भरपूर कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। इस तरह से आप अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत पब्लिक को जागरूकता फैला सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एनसीसी कैडेट के लिए, बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस टास्क। कैडेट कैन बी यूटिलाइज इन फोर्सिंग द वेरियस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस गैप इन द बॉर्डर एरिया। जैसा कि मैंने बताया, पूरे बॉर्डर को 100% मैन करना या फेंसिंग करना मुश्किल काम है। इस गैप को जो है वो हमारे एनसीसी के कैडेट भर सकते हैं, और वो भारत की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, और वो एक तरह से भारत के लिए आँख, नाक और कान का काम कर सकते हैं। और वो अपने गांव में, अगर बॉर्डर एरिया में उनका गांव है तो विलेज डिफेंस कमेटी, मतलब ग्रामीण रक्षा दल बना के वे अपने देश, अपने मातृभूमि, अपने गांव, अपने समाज, अपने व्यक्तियों की रक्षा कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं। प्रशासन से मिलके अपने समाज, अपने गांव, अपने इलाके को एक स्वच्छ, भयमुक्त और अच्छा वातावरण दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो देशद्रोही शक्तियां हैं, जो देशद्रोही जासूस हैं, उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, और उसकी सूचना जो भी वहाँ की स्थानीय बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एनसीसी के कैडेट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चैलेंजिंग और उत्साह से भरा हुआ एक ये जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जब उस बॉर्डर एरिया के अंदर कोई आपदा आती है तो अगला जो इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत वे अपने गांव वाले, अपने ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है वहाँ पे लोगों में फर्स्ट एड दे सकते हैं, उनके क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस भोजन और दवाइयाँ जो हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और किसी सुरक्षित स्थान पे अगर उनको लेके जाना होता है तो उसमें मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत भी एनसीसी कैडेट अपने इलाके में, बॉर्डर एरिया में एक एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं अपने। इसके साथ साथ सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक आपका सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आप अपने गांव में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार के जो स्कीम आती हैं उसको वहाँ पे लोकल आदमियों को समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव, अपने तालुका को एक बेहतर और मॉडल बनाएं।
मैं नमूने के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मुझे मौका लगा तो मैंने मेघालय को विज़िट किया। तो मेघालय के बॉर्डर एरिया में एक गांव है जिसे पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला हुआ है। जब मैं उस गांव में गया, गांव के लोगों से मिला, मुझे बहुत खुशी हुआ और एक उसको देखने के बाद उम्मीद जगती है दिल में कि काश मेरा गांव भी वैसा ही नीट एंड क्लीन और अच्छा होता। तो वो एक चीज़ होती है जिससे कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप एनसीसी के कैडेट्स हैं, तो आप अपने देश, अपने गांव, अपने ज़िले, अपने तालुका को एक सर्वोत्तम इलाका क्षेत्र बना सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से जो है बॉर्डर एरिया में जो एनसीसी का इनरोलमेंट चल रहा है युवकों का, ये एक देश के भविष्य निर्माण में किस तरह से एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर सकते हैं। पॉपुलेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं और विपत्तियों के समय में, कठिन समय में वे एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करते हैं। चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल सर्विस हो या इंट गैदरिंग हो, चाहे आप हेल्प करना हो, चाहे अपना एंटी सोशल एलिमेंट को रोकना हो या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट को रोकना हो, तो इन सब चीज़ों में वो एक बेहतर योगदान देके भारत का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं हम सिक्योरिटी सेटअप एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड बॉर्डर। जो भारत के सीमाएं हैं, इसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी सेटअप है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। कौन से देश के साथ कितना बॉर्डर है वो ऑलरेडी मैंने आपको कवर कर रखा है कि बांग्लादेश के साथ 4096, चाइना के साथ 3488, तो ये सब हैं। भारत के अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा ही एकमात्र ऐसे देश हैं, राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़े हुए। इसके अलावा भारतीय सीमा के ऊपर 106 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं। आउट ऑफ 593 डिस्ट्रिक्ट, 106 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो उनमें इसीलिए इन्हीं जो 106 जो जिले हैं, इन्हीं में आपको बॉर्डर एरिया का एक्सपेंशन किया जा रहा है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि जो सिक्योरिटी सेटअप मैनेजमेंट है बॉर्डर के ऊपर वो किस तरह का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बॉर्डर होते हैं। उन बॉर्डर को हम आईबी, एलसी, एजीपीएल, एलएसी कहते हैं। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर का हम नाम सुनते हैं, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहला है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको हम शॉर्ट में आईबी बोलते हैं। आईबी का मतलब है कि यह एक ऐसी लाइन है जहां पे दो देश आपस में बैठ के उसको डिसाइड करते हैं कि ये हम दोनों के बीच की सीमा है और उसको पूरी दुनिया मान्यता देती है। और वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वो क्लियर कट मैप के ऊपर सर्वे के बाद डिमार्केटेड होता है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होता है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, आईबी। और वहाँ पे आपको बॉर्डर पिलर बनाए रहते हैं जिनमें नंबर किया हुआ रहता है और उनका ग्रिड रेफरेंस मतलब लोकेशन दिया हुआ रहता है। दूसरा जो सीमा होता है, बॉर्डर होता है, उसको हम एलसी बोलते हैं, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एलसी या इसको हम एलओसी भी कहते हैं। फुल फॉर्म है इसका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जम्मू और कश्मीर में जो है वो उसे हम कहते हैं। इसको क्या है कि दोनों देश जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वहाँ पे लड़ाई लड़ी हुई होती है। लड़ाई के दरमियान जो सीज फायर किया गया है, इसीलिए सीज फायर की वजह से ये एक टेम्पररी और अस्थाई बॉर्डर होता है, इसीलिए हम इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। भारत के अंदर जो एलओसी है वो शिमला समझौते के अंतर्गत 3 जुलाई 1972 के अंतर्गत जो था, जो उसको एक्सेप्ट किया गया था, उसी को हम एलओसी कहते हैं। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 740 किलोमीटर है। अब आते हैं तीसरे तरह का बॉर्डर, जिसको कि एजीपीएल कहते हैं।
एजीपीएल का जो फुल फॉर्म है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये जो एजीपीएल है ये एक्चुअली इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आपको सियाचिन एरिया के अंदर पाया जाता है। एजीपीएल लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, जहाँ जहाँ पे सीज फायर हुआ, इसको जम्मू कश्मीर में ये शुरू हुआ। जो पुराना जम्मू कश्मीर था वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और उत्तर में जाते जाते एक पॉइंट आता है। अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो एलओसी का जो लास्ट पॉइंट था उसको हम बोलते हैं पॉइंट NJ 9842। तो ये जो ये जो पॉइंट NJ 9842 था, वहाँ तक आपको सर्वे होके मैप के ऊपर वो पॉइंट आ गया। लेकिन उसके आगे जो था, इतनी लंबी ऊंची छोटी पहाड़ियाँ थी, सियाचिन ग्लेशियर था जहाँ पे आदमी का जाना संभव नहीं था। तो उसके आगे चूंकि कोई सर्वे हुआ ही नहीं था कभी, न ब्रिटिश टाइम में न कभी भी, तो उसके आगे का कोई मार्किंग था ही नहीं किसी के पास, एक्चुअल मैप नहीं था। तो वहाँ पे जाके आपने छोड़ दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब सियाचिन की लड़ाई हुई तो दोनों देश, भारत और पाकिस्तान का जो इंटरप्रिटेशन है वो उसमें मतभेद हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि जैसे ये पॉइंट है आपका NJ 9845 और इधर से जो आपका चाइना से बॉर्डर आता है वो समवेयर यहाँ तक मार्क है जो है। तो पाकिस्तान का कहना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मिलाते हुए आपका बॉर्डर होगा। भारत ने कहा कि नहीं, ये पॉइंट तक तो मार्किंग किया हुआ है और हमारा जो ओरिजिनल बॉर्डर है वो इस तरह से जा रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे नॉर्थ चलेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बना, यही ट्रायंगल आपका सियाचिन है। तो ये जो ट्रेन है पॉइंट NJ 9842, यहाँ से जो उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। तो इस डिस्प्यूटेड लैंड था, तो एक सियाचिन की लड़ाई लड़ी गई। सियाचिन की लड़ाई के बाद भारत ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया है और इसीलिए वो जो मैंने बोला NJ 9842 से जो नॉर्थ लाइन जा रही है, ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है, तो पाकिस्तान के साथ जो ये वर्टिकल लाइन है, इसी को हम बोलते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये करीब 110 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उसके बाद जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं LAC, मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन, ये शिमला समझौते के अंतर्गत हुआ था। जब तिब्बत आज़ाद था तो तिब्बत और अंग्रेज के बीच, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ये हुआ था। ये लाइन को चाइना नहीं मानता है, तो ये डिस्प्यूटेड जो है वो आपका है। और अधिकतर जो है LAC के ऊपर विवाद का कारण यही होता है और इसके ऊपर आपकी 1962 में एक लड़ाई भी हो चुकी है। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, ये लगभग आपको 3488 किलोमीटर लंबी है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स। जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वे कितने प्रकार की हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ये चीज़। 2001 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो कारगिल की लड़ाई में सरकार ने ये डिसीजन लिया था, वन बॉर्डर वन फोर्स, मतलब एक प्रकार के बॉर्डर पे एक प्रकार की सेना होगी, शक्ति होगी, फोर्स बल होगा, ताकि उनका अकाउंटेबिलिटी बेहतर से हो। वन बॉर्डर वन फोर्स कंसेप्ट के अंतर्गत जो है अलग अलग उनको रीग्रुपिंग करके बनाया गया है। उसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको अभी एक एक करके दिखाता हूँ। इनमें सबसे पहले आते हैं हम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो राजस्थान गुजरात से लेके जम्मू तक जो बॉर्डर है उसको हम IB कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। वहाँ पे जो है उसको गार्ड करती है, सुरक्षा करती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बोलते हैं, वो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करती है। जम्मू के पास जहाँ से LC या LOC स्टार्ट होता है लेके सियाचिन तक जो है AGPL जहाँ पर है, पूरे उस जोन में आर्मी और BSF दोनों का कंबाइंड फोर्सेस है। कहीं आर्मी कहीं फोर्स BSF दोनों मिलके इसको करते हैं।
अब आते हैं हम चाइना की तरफ, उत्तर में। तो चाइना के अंदर जो मैंने बताया था कि टोटल 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। तो चाइना के साथ जो डिफेंस है वो आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स को दिया हुआ है, आईटीबीपी को दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ जो हमारे सीमा है उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो एसएसबी पे दी हुई है, सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी जिम्मेदारी आईबी है, वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दी गई है, बीएसएफ को दी गई। इसके साथ साथ म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आसाम राइफल बना रखा है, आसाम राइफल वहाँ पे डिप्लॉयड है। इनके अलावा ये सारे तो फोर्सेस हैं ही, इनके साथ साथ उनके साथ तालमेल रखते हुए बाकी और भी फोर्सेस हैं। जैसे जहाँ पर बॉर्डर में एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट है, उनके अपने पुलिस फोर्स होते हैं। उसके अलावा उस राज्य के जो लोकल पुलिस हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस अफसर, आईबी के जो अफसर होते हैं, जासूस होते हैं, वो भी उस इलाके में घूमते रहते हैं और महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी करते हैं। इसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, वो भी वहाँ पे इस चीज़ को, वहाँ पे भारत सरकार को प्रोटेक्शन के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है। इसके साथ साथ कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी, स्काउट, एनएसएस भी हैं, वो भी उस बॉर्डर एरिया के अंदर एक्टिव हैं और वो भी डिफेंस में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ये एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी 2004 में आपको एक बनाया गया था और वहाँ पे एक डिटेल में बनाया गया था कि किस तरह से हमको बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे बॉर्डर कमज़ोर है, कहाँ पे गैप है, कैसे गार्ड करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो आपने अगर अभी विगत 10-15 सालों में अगर देखा होगा कि भारत सरकार बॉर्डर एरिया के अंदर बहुत जोर दे रही है, उस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, उनको रेल से कनेक्ट कर रही है, बड़े बड़े अच्छे एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं और जहाँ फेंसिंग नहीं है वहाँ फेंसिंग कराई जा रही है। फेंसिंग के अंदर आपको फ्लड लाइट, गैजेट, सेंसर ये सब लगाया जा रहा है ताकि बॉर्डर से होने वाली जो भी परेशानियां हैं वो कम से कम हो सके। अब इसी के अंतर्गत आता है BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत सरकार ने खास करके बॉर्डर एरिया के लिए कुछ विशेष गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है और उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक अलग से स्पेशल स्कीम के अंतर्गत उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भारत और राज्य सरकार दोनों की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ पे लोग जो रहते हैं रिमोट एरिया के अंदर, जहाँ पे जाना आना में मुश्किल होती है, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो ये जो है इसको बनाया गया है इस तरीके से कि जो बॉर्डर एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर हैं वहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको स्पेशल बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं, जैसा मैंने बोला बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब में उनकी रिक्रूटमेंट की गई है, उनको इम्पोर्टेंस दिया गया ताकि वहाँ के जो सन ऑफ सॉयल, जो लोकल पब्लिक है, अगर वो फौज में आएंगे, वो अगर फोर्सेस में आएंगे, वो अपने इलाके को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जो भी 0 से 10 किलोमीटर के अंदर जो भी है उनके लिए, और फिर अगला जो है 20 किलोमीटर तक, तो इस तरह से 2 लेयर उन्होंने बना रखा है और एनसीसी भी इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो बॉर्डर एरिया के अंदर एनसीसी दिया गया है उसमें ये जो 10 और 20 किलोमीटर का जो क्लाउज है, ये क्लाउज लगाया गया है कि आप वहाँ पे एनसीसी कैडेट होते। तो देखा जाए तो आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 10 लाख एनसीसी कैडेट इन्हीं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोगों को एक्सपेंड किया है ताकि आप भी एक तरह से, मतलब एक फुल सोल्जर और एक हाफ सोल्जर, तो एक अर्ध
मतलब हाफ सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह आप भी भारत के रक्षा में योगदान दे सकते हैं। अब बॉर्डर को किस तरीके से बॉर्डर की रक्षा की जाती है, अब वो देखते हैं। तो बॉर्डर को रक्षा करने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उनमें से इस प्रकार से हैं बीओपी। बीओपी जो होता है उसको फुल फॉर्म बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट। बॉर्डर आउटपोस्ट आपने देखा होगा कि बॉर्डर के पास लंबे लंबे टावर खड़े रहते हैं, तो जो टावर दिखता है बहुत ऊंचा, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते हैं, ओपी बोलते हैं, तो ये उसी को बीओपी कहते हैं। बीओपी में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी बीएसएफ, आईटीबीपी या जो भी हैं फोर्सेस, वे बीओपी के ऊपर चढ़ के पहरा देते हैं ताकि वहाँ से दूर दूर तक दुश्मनों पे या सीमा पे कोई भी अगर हलचल होती है, चाहे वो एंटी नेशनल हो या एंटी क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हो, स्मगलिंग हो, तो कोई भी एक्टिविटीज़ हो, उस पर वहाँ से वो नज़र रख सकें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर टोटल 609 बीओपी हैं। भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच में 436 बीओपी हैं। इंडो भूटान बॉर्डर के ऊपर 127 बीओपी हैं। बांग्लादेश के साथ 802 बीओपी है। और जो हमारी एसओपी या गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक 2 बीओपी के बीच का डिस्टेंस लगभग 2.5 किलोमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब हर 2.5 किलोमीटर के ऊपर एक बीओपी होगा। क्यों? कि जो बीओपी की हाइट होती है वहाँ से आप 2.5 किलोमीटर तक नज़र रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर है, जहाँ पे कि असम राइफल्स डिप्लॉयड है, वहाँ पे बीओपी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सीओपी। सीओपी का फुल फॉर्म है कंपनी ऑपरेटिंग बेस। ये बीओपी के तर्ज पे ही बनाया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जितने भी आने जाने के रूट होते हैं, वहाँ पे चेक करना कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ड्रग, एम्युनिशन, फेक करेंसी आदि आ रही कि नहीं, तो उस तरह का सीओबी बना के, कंपनी ऑपरेटेड बेस बना के वो उस एरिया में उसको चेक करते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो होता है वो आपका एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश में घुसने का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, वहीं पर आपको ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बीच में होता है, ताकि 2 देश के बीच में आना जाना, टूरिज़्म, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, माल, गुड्स जो भी चीज़ आते जाते हैं वो उसके तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट से चेक करा के वहाँ से जा सकें, और बिजनेस धंधा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आधिकारिक तौर पे अप्रूव्ड है उसके तरह से वैध तरीके से आप लोगों का काम धंधा भी हो सके, बिजनेस भी हो सके और एक दूसरे के व्यापार भी हो सके। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया बीओपी के बारे में। अब आते हैं इसके अलावा डे एंड नाइट पेट्रोलिंग। बीओपी तो आपने बना दिया, बीओपी, सीओपी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सीओबी भी, लेकिन रात में भी इसके अलावा जो होता है, दिन और रात में एक टीम होती है, छोटे छोटे टीम, तकरीबन 5 से 6 लोगों की टीम होती है। तो ये टीम पैदल भी और गाड़ी के से उस पूरे बॉर्डर को पेट्रोल करते हैं, निगरानी करते हैं, ताकि कहीं से भी कोई एंट्री एग्जिट ना हो। इसके साथ साथ जो आपके पास सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, चाहे बायनाकुलर हो, चाहे सेंसर हो, इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो, तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी मदद से भी बॉर्डर की निगरानी की जाती है। इसके साथ साथ फेंसिंग के ऊपर आपका फ्लड लाइट भी लगा रहता है, ताकि दिन हो और चाहे रात हो, आप फेंसिंग कोई उसको ब्रीच ना करे, कोई इससे क्रॉस ना करे। इसके साथ साथ फ्लैग मीटिंग एक इवेंट होता है जो महीने 2 महीने के ऊपर कुछ अवधि के बीच में होता है, या कोई इशू जनरेट होता है 2 बॉर्डर के बीच में, तो फ्लैग मीटिंग होता है। फ्लैग मीटिंग के अंदर दोनों तरफ के, दोनों देशों के जो भी लोकल कमांडर होते हैं वे आते हैं, एक नियत समय पे मिलते हैं, अपनी स्थानीय समस्याओं को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं।
मसलन के तौर पे मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया में जो भी लोकल पॉपुलेशन है, किसी का बकरी, किसी का गाय, चरते चरते वो चला गया दूसरे देश के अंतर्गत, वहाँ पकड़ा गया, तो या कोई बच्चा है छोटा, खेलते खेलते भटक गया कहीं पे, तो इस तरह का जो एक गलती से एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ये फ्लैग मीटिंग एक होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को वापस हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये आपको कुछ एक तरीके हैं जिससे कि आपको बॉर्डर के अंदर एक दूसरे की मदद की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से भारत काम करती है, कितने तरह के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर के अंदर टाइप कितने होते हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, उसको कैसे सरकार निपटती है, उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड फोर्सेस हैं, उसके बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बताया गया कि किस तरह से एक एनसीसी कैडेट इनमें अपना एक सक्रिय, निर्माणकारी और देश के लिए काम कर सकता है। और ये चीज़ मैं बता दिया आपको कि इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हमें हमारी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, देश ने हमसे क्या उम्मीद किया हुआ है, ताकि हम उसको पर खरे उतरें। और इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए लगभग 10 लाख एनसीसी कैडेट्स बॉर्डर एरिया के अंदर, खास करके बॉर्डर से 10 या 20 किलोमीटर के अंदर रेज किए जा रहे हैं, ताकि वे अपने इलाके को डेवलप कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ला सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत अपने लोगों को मदद कर सकें, एसएससीडी के अंदर अपने देश का निर्माण कर सकें, अपने गांव, तालुका, बॉर्डर एरिया का डेवलप कर सकें, लोकल प्रशासन के साथ तालमेल बिताएं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो स्कीम को अपने गांव घर में एक एक घर तक पहुंचाएं, लोगों को पथभ्रष्ट होने से बचाएं, लोगों को भ्रमित न होने दें और उन्हें बताएं कि देश की मुख्य धारा में वो जुड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीसी कैडेट स्थानीय प्रशासन और जो वहाँ के लोकल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनके बीच एक बहुत बड़ी लिंक का काम करते हैं, और वो भारतीय सुरक्षा के लिए आँख, कान और नाक का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है एनसीसी कैडेट का रोल। तो उम्मीद है प्रेरणा कुमारी, जय हिंद। आप लेट आई हैं, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में आई हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप इसके पहले ये जो है मेरा चैप्टर बॉर्डर कोस्टल एरिया का तीसरा एपिसोड है, तो आप बाकी के एपिसोड देख लेंगे। ये एपिसोड भी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप इसको अवश्य देखें और समझें कि किस तरह से एनसीसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग उनको रोल दिया गया है और कितने वो इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ये आपको ये तीसरा जो एपिसोड देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर देश का कितना बड़ा क्या कहा जाए, आपसे अपेक्षा है और आप देश के लिए कितनी ज़्यादा रोल कर सकते हैं। तो हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि एनसीसी से हम जुड़े हुए हैं और एनसीसी के बच्चे जो भी हैं, कैडेट्स जो हैं, किस तरह से देश के नवनिर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ वे अपने इलाके और समाज, अपने कम्युनिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तालुका में एक उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटी से अपने इलाके में अपना नाम, सम्मान, मान सम्मान कमा के अर्जित कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने, जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो हैं लोग देखते तो वीडियो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करने से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट से वंचित रह जाते हैं। तो सभी व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर कोई बात नहीं, आप लेट से आई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। और सबसे 2-3 चीज़ें इसके लिए मेरे चैनल के ऊपर में इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए करेक्ट, एक्यूरेट और बिल्कुल नियम और किताब के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक मटेरियल लाना, ताकि आप भटके नहीं, आप गलत जगह से गलत चीज़ें ना पढ़ें, सही चीज़ पढ़ के
परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा ए ग्रेडिंग लाएं। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक बेहतर इंसान बने। आप एक अपने समाज में, अपने जहाँ पे रहते हैं इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने तालुका में एक मार्गदर्शन का रोल अदा करें, ताकि लोग कहें कि हाँ, आपके जैसा हमारा भी बाल बच्चा होना चाहिए। तो उम्मीद के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ कि आप सभी को इन एपिसोड से फ़ायदा हुआ होगा। और आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है और एक टेलीग्राम का लिंक है। आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ से आपको हर चीज़ के क्लास का या जो भी इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट, वो आपको मिलता रहेगा और आपको पढ़ाई करने में ईजी होगी। तो इसी के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, जय हिंद।